बस एक मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल एडजस्टमेंट्स कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाना। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? नो सर। एक सेकंड रुक जाना। आई थिंक वो थोड़ा शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। अब दिख रहा होगा ना? यस सर। चलिए, तो वो चैप्टर तो खत्म हो गया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग ब्रांड न्यू चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? आपकी सब सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास की चीजों का अच्छा खासा नॉलेज आपको होगा। मतलब आपके चारों ओर जो चीजें हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में मिलने वाला है। प्रकृति की जो समझ है, नेचर की जो समझ है, वो थोड़ा और अच्छा होगा इस चैप्टर। चलिए लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। और बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आप जानते भी हो, थोड़ा मोड़ा ये सब डिस्कशन चैप्टर 1 में भी हो जाता है, क्योंकि माना जाता है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एकदम लिंक्ड है एक दूसरे से। और ये चैप्टर आपके आईआईटी और मेडिकल के सिलेबस में बहुत ज्यादा ओपन होता है जाके स्टैंडर्ड 12th में। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर का लिंक डायरेक्ट स्टैंडर्ड 12th में होगा फिर जाके। मतलब जितना अभी पढ़ रहे हो फिर वो सारे चीज एक एक करके खुलेंगे स्टैंडर्ड 12th में। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो आगे आपको काम आने वाले हैं, तो आराम से पढ़िएगा, चीजों को देखिएगा, ठीक है ना? लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का बात करूंगा आप लोगों के साथ। मैटर को क्लासिफाई किस तरह किया जा सकता है, वी ऑल नो। अच्छा, मैटर क्या होती है जल्दी बता देना। Sir, anything which contain mass and space. The mass and volume, sir. कोई भी चीज मास, उसके पास कुछ मास है और कुछ वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग मैटर को ही और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर में मैटर ही के बारे में पढ़े थे, अब मैटर को और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा बच्चा बता देना, मैटर में जो ये मास और वॉल्यूम होता है इसका ऐसा यूनिट आप लोग भूले नहीं हो ना? नो सर। नो सर। वॉल्यूम को बता दो, मैंने तो लिख दिया इसका, Meter cube volume. मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। भूलना मत, ठीक है? अच्छा, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लिया ना चैप्टर 1 का? Yes, sir. चलो, मैटर को दो पार्ट में बांट के स्टडी किया जा सकता है। वन इज प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा इज मिक्सचर्स। ओके, अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। ओके, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ओके, तो चलिए ये सारे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले मतलब दिनों में। लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। अब ये इमेजेस क्या है, मैं ये इमेजेस के डिटेल्स आपको थोड़ा देर बाद दूंगा। ओके, फिलहाल इस इमेज को दिमाग में मत लाओ। प्योर सब्सटेंस, बात होती है प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस का सबसे पहले देखो डेफिनेशन आप समझिए लो। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है, ओके, जिसमें सिर्फ एक टाइप का एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट हो, जिसमें सिर्फ एक टाइप का एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट हो। हटाओ, एलिमेंट और कंपाउंड आप डिटेल्स में नहीं जानते हो कि एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है, बट सिंपल में ये दिमाग में रखो, प्योर सब्सटेंस उनको बोला जाता है जो बनी होती है सिर्फ सिंगल टाइप के चीज से या एक ही प्रकार के चीज से बनी रहे। ओके, तो प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही प्रकार के चीज से बने हुए चीजों को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल है गोल्ड। अच्छा, गोल्ड जो बनी हुई है ना बेटा, देखो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे। जो गोल्ड रहता है उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम्स रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे।
मैं प्योर गोल्ड का बात कर रहा हूँ, उसमें और कुछ नहीं रहेंगे, सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे। ओके, गोल्ड का सिंबल AU होता है, मैं आपको बता दूं। ओके, गोल्ड के एटम्स रहेंगे। कॉपर का तार लेते हो तो कॉपर के तार में सिर्फ और सिर्फ कॉपर के छोटे छोटे एटम्स है। कॉपर का सिंबल Cu होता है, Cu के एटम्स। ओके, शुगर, उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। शुगर का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, C12H22O11 लाइक दिस, वो सब सुक्रोज और फ्रुक्टोज में चल जाओ तो लंबे लंबे फॉर्मूला होते हैं। ओके, तो शुगर जो है सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। ओके, गॉट इट। सॉल्ट ले लो, NaCl का आप फॉर्मूला जानते हो, तो NaCl के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सिर्फ NaCl के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, NaCl के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। हाइड्रोजन गैस का बात होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। डायमंड का बात होगा तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे। यस, अंडरस्टूड। तो कहानी यहाँ पे है कि सिर्फ एक ही प्रकार के चीज से बना प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो एग्जांपल सिंपल है, आयरन, लोहा ले लोगे, सिर्फ लोहा का एटम से, कॉपर ले लोगे, हाइड्रोजन गैस ले लोगे, ऑक्सीजन ले लोगे, इनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब प्योर सब्सटेंस के अंदर में दो टाइप था, क्या क्या था? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, है ना। एक एक करके हम लोग देखते हैं। हम एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो एलिमेंट्स जो होते हैं सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम्स रहते हैं। ध्यान से देखना, आप प्योर सब्सटेंसेस के जो डिफरेंट पार्ट थे हम लोग उसको पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस को हम लोग बोले थे ना एलिमेंट, और दूसरा क्या था? कंपाउंड। कंपाउंड। तो अब हम लोग इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होती है सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से, सिर्फ एक प्रकार के एटम से बने होते हैं एलिमेंट्स। और बोला क्या जाता है, आप एलिमेंट्स को और छोटा टुकड़ा में नहीं बांट सकते, मतलब और छोटा पार्ट में नहीं बांट सकते। बोलने का मतलब ये क्या है, देखो मान लो मैं एक कैल्शियम का पत्थर लेता हूँ, तो कैल्शियम का पत्थर जो बना हुआ है वो कैल्शियम के एटम से बने हुए, सिर्फ कैल्शियम के एटम से। अब मानो मैंने इसको तोड़ भी दिया, मानो मैंने यहाँ से तोड़ दिया, तो इसमें जो है वो तो कैल्शियम ही के एटम होंगे ना, चाहे जितना भी छोटा टुकड़ा लो लो कैल्शियम का, उसमें तो कैल्शियम ही की एटम होगी। तो मतलब और फर्दर सब डिवाइड करना एलिमेंट को पॉसिबल नहीं है। यदि आप कैल्शियम का एक पत्थर लेते हो तो उसका जितना छोटा पत्थर ले लो, जितना छोटा टुकड़ा लो, उसमें कैल्शियम ही की एटम। ओके, तो एलिमेंट्स क्या होती है, सिर्फ बनी रहती है ओनली वन काइंड ऑफ एटम से, उसको कैन नॉट बी ब्रोकन, उसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते हो। और सिंबल यहाँ पे AU गोल्ड का सिंबल है, ये गोल्ड का सिंबल है बेटा, ठीक है ना। और ये जो ऊपर में देख रहे हो आप, ये एटॉमिक मास लिखा का, एटॉमिक मास मतलब ये एटम के मास के बराबर है लगभग। ओके, आपने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड 19 होगी, तो ये जो 79 है ना, ये 79 कहीं ना कहीं गोल्ड के मास को बता रहा है, ठीक है ना। एटम के मास को मेजर करने का यूनिट होता है U, दैट इज यूनिफाइड मास। ओके, तो 79 U गोल्ड का मास होता है, मतलब 79 यूनिफाइड मास। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा मैं गलत बोल गया आप लोगों को, ये एटॉमिक नंबर है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ये ऊपर में लिखी रहती है। ये गोल्ड का मास 196.967 होगा, ये एटॉमिक मास होता है एटम के मास के बराबर, और ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में, ठीक है ना। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, यदि न्यूट्रल एटम, ठीक है ना, समझ गए।
न्यूट्रल एटम है, उसमें से कुछ नहीं निकला है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकली। ओके, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। एलिमेंट्स सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से बने रहते हैं, उनको और छोटे टुकड़ों में बांटना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, एक एग्जांपल आपके सामने है, गोल्ड एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक प्रकार के एटम से बने रहेंगे। गोल्ड आप जहां से भी गोल्ड उठा लो, प्योर गोल्ड, सिर्फ एक प्रकार के एटम से रहेंगे। अब एलिमेंट्स देखो, आप एलिमेंट्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। अब एलिमेंट्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 कैटेगरी में, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल, and the third one is Metalloids. metalloids. ओके, और मेटल्स के कुछ गुण जान लो, ठीक है ना, ये जानना आपको जरूरी है, क्वेश्चंस आपसे आएंगे, पूछे जाएंगे। देखो, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, आपको दिमाग में रखना है कि ये जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जनरली वो सॉलिड्स होंगे, एक्सेप्ट मरकरी। मैं रूम टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में, एक्सेप्ट मरकरी, Hg इज द सिंबल ऑफ मरकरी, ठीक है ना। मरकरी लिक्विड रहती है, आपको मालूम होनी चाहिए। मेटल्स, जो भी मेटल्स होंगे वो अक्सर सॉलिड्स होते हैं, मरकरी कुछ छोड़ो, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। चलिए, ओके, अब मेटल्स के कुछ गुण जो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा मुझे मेटल्स के कुछ गुण? Sir, metals are lustrous, malleable, ductile. एक एक करके मैं पूछूंगा। लस्ट्रस होते हैं, तो लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? चमकदार। चमकदार, शाइनी। मेटल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट सर, मेटल्स आर सोनोरस। Malleable. डक्टाइल। सोनोरस मतलब मेटल को यदि कोई चीज से मारोगे, हिट करोगे तो एक आवाज टाइप का आता है ना, रिंगिंग साउंड आती है। मेटल्स आर डक्टाइल। Tile. तो डक्टाइल बोलने का मतलब क्या होता है? मेटल, ये थोड़ा अच्छा से समझ लो क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन सही नहीं रहती है बच्चों के पास। मेटल का मानो आपने एक टुकड़ा लिया, ठीक है, आप मेटल का टुकड़ा को कोई एक कोना से आप खींचना शुरू करो, तो जब खींचना शुरू करोगे तो उसको पतले पतले तार बनाए जा सकते, ओके, बिना टूटे लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। मेटल्स आर Malleable. मैलेबल मतलब मेटल को यदि हथौड़ा से मारोगे तो पतला पतला सीट बना सकते, ठीक है। तो ये मेटल के कुछ गुण हुए, और बहुत सारे होते हैं कि मेटल की डेंसिटी हाई होती है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, ओके। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 2-3 पॉइंट और दे दे रहा हूँ, होमवर्क लिख लेना, ठीक है ना। हाई डेंसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और क्या बोल सकते हो? High tensile strength. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यस, मेटल जल्दी टूटते नहीं है, उनको तोड़ने का कोशिश करोगे। तो कुछ मैंने लिख दिया, बाकी 3 पॉइंट्स आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिख लेना। हाँ, मेटल्स के एग्जाम्पल का कुछ बात कर लिया जाए तब मजा आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दीजिए, चलिए। Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम। फिर सोडियम। आयरन। सोडियम, आयरन, एक्सेट्रा, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेटल। बट चलिए, अब आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली कार्बन। जनरली नॉन मेटल्स लिक्विड रहते हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में आप लोग को रखना है। मेटल्स जो रहते हैं वो जनरली क्या, एक मेटल्स जो रहते, नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो जनरली लिक्विड्स रहते हैं, और गैसेस या गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, और यदि सॉलिड रहती है तो सॉफ्ट सॉलिड होती है, ठीक है, और सॉफ्ट सॉलिड, हार्ड सॉलिड नहीं। मेटल्स हार्ड सॉलिड रहते हैं, बट नॉन मेटल्स सॉफ्ट सॉलिड। सर तो सोडियम भी इसमें आएगा? नहीं, सोडियम मेटेलिक कैटेगरी में आता है बेटा, बट हाँ चलो वो सॉफ्ट है।
ओके, वो तो 8 में पढ़ाया बेटा, आप जानते हो मूर्खता क्यों करते हो? 8 में पढ़ाए हैं ना तुमको ये सब चीज, बोले थे ना 8 में कि एक्सेप्शन में सोडियम आता है, तो हर चीज बताना यहाँ पे जरूरी है क्या? अब तुम तो 8 में हमारे साथ थे, है ना? नो सर, हम 9th में ही ज्वाइन किए हैं सियासत का चीज। 9th में ज्वाइन किए हो? यस सर। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आदित्य। अच्छा, आपसे मिलता जुलता आवाज किसी का था। चलिए, तो आपको ये बात मालूम है ना कि सोडियम पोटासियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, पढ़ा है ना 8 में? चलिए, यस सर। तो नॉन मेटल जनरली लिक्विड और गैसेस होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स क्या डक्टाइल होते हैं? नहीं। No, sir. नो नॉन सर। मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। ओके, नॉन सोनरस होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, गॉट इट? तो ये हो गए मेटल की कहानी, सॉरी नॉन मेटल की। नॉन मेटल की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये सब आपको मालूम है। अच्छा बच्चों, मुझे क्या एक्सेप्शंस बताने जरूरी है कि मेटल कौन सॉफ्ट होते हैं, कौन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Sir. होती है? नो सर। No, sir. 8 में नो पढ़े हो? सर। 8 में पढ़े होगे ये सब सारी यस चीजें, सर। ठीक है? कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। और कार्बन। कार्बन, नाइट्रोजन। अच्छा चलो, तो कोई मुझे एग्जांपल देगा? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल जो सॉलिड है। सोडियम। मैंने बोला नॉन मेटल नहीं है, सोडियम मेटल है, ठीक है? ब्रोमीन। आयोडीन। आयोडीन। यस, सल्फर, आयोडीन। Bromine. नहीं, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड सर नॉन। मरकरी। मरकरी मेटल है बेटा, मरकरी मेटल है। अभी लिखाया ना बेटा, क्या बिका हो? एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज अ मेटल बट वो लिक्विड है, ठीक है ना? ओनली लिक्विड मेटल। और ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन, ये दिमाग में रखिएगा। ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल्स। सिर्फ एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहता है वो है ब्रोमीन, ठीक है? ये आपको दिमाग में रखना, ठीक है? चलिए, ये सल्फर, आयोडीन, कार्बन ये सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, पूछ लिया जाएगा आपसे कभी एग्जाम में। ये दो नॉन मेटल का एग्जांपल दीजिए जो सॉलिड। गॉट इट? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट में, दैट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं मालूम है? इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स, those have intermediate characteristic, intermediate character between metals and non-metals। मतलब उनमें कुछ मेटल्स वाला भी गुण रहता है, उसमें कुछ नॉन मेटल्स वाला भी गुण रहता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल दे सकते हो क्या कुछ? सर सिलिकॉन और जर्मेनियम। यस, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है ना? जर्मेनियम, बहुत सारे, टेलुरियम, एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो 2-3 नाम आप दिमाग में रखिएगा, कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो चलो, हम लोगों ने एक कैटेगराइजेशन देखा कि प्योर सब्सटेंस जो थे उनको एलिमेंट और कंपाउंड में बांट के पढ़ते हैं। तो एलिमेंट के कैटेगराइजेशन को हम लोगों ने देखा
कि एलिमेंट जो होती है सिर्फ एक प्रकार की चीजों से बनी हुई होती है, और एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा अभी तक साइंस को कितने एलिमेंट के बारे में मालूम है? सर 118। सर 118 118 elements are known till date। साइंस को अभी तक 118 एलिमेंट के बारे में जानकारी है। ओके, आ जाइए कंपाउंड में। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, तो जो चीज हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड बहुत सिंपल हो गया कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रही है एक डेफिनेट रेशियो में, तो जो चीज मिलता है हमको, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। ओके, यदि नंबर का रेशियो देखो तो 1:1:3, मतलब एक कैल्शियम, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। मास का रेशियो देखोगे तो मास वाला कहानी आप लोग बाद में पढ़ोगे, तो फिलहाल रहेगा मास का रेशियो। ठीक है, ओके। वैसे आप देखना चाहते हो तो एक कैल्शियम का एटम का 40 होता है, कार्बन का एक 12 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो 16 3 या 48, तो ये रेशियो आप निकाल सकते हो। तो फिक्स्ड रेशियो, अंडरस्टूड। तो आपको ये दिमाग में रखनी है, ये पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ये जो मास वाला कॉन्सेप्ट है आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ोगे। कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा चीज जो दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करती है एक फिक्स्ड रेशियो में। ओके, मास के मुताबिक। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, देखो कार्बन ऑक्सीजन दो एलिमेंट कंबाइन किए। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन। ग्लूकोज C6H12O6, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा ये फॉर्मूला सब दिमाग में रखना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आएगा आप लोगों को। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, H2O, ये सब कंपाउंड्स, ठीक है ना। अच्छा, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं कि नहीं होते? Yes sir. No sir. हाँ, नो Yes, सर। अरे भैया अभी ने पढ़ाया था, कहाँ चलते? Yes sir. प्योर सब्सटेंस के अंदर में आती है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिए। ओके, क्योंकि देखो जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का एक पत्थर लेते हो, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पत्थर लिया, तो उसमें क्या हो गया, CaCO3 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 CaCO3, ये सारी चीजों में ना CaCO3 एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड कैसे बनता है? मॉलिक्यूल के मिलने से, बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट आपस में कंबाइन होकर क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो ये एक मॉलिक्यूल है। तो कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? Atom. ठीक है ना। तो आपसे कभी कोई पूछ लिया गया कि एलिमेंट जो बना है वो किस, उसमें क्या क्या रहता है, तो एलिमेंट में सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स रहते हैं, और कंपाउंड में सिर्फ एक ही प्रकार के क्या रहते हैं, Molecules. ठीक है ना, समझ गए, क्लियर। Yes sir. अब आ जाओ कंपाउंड की कुछ कहानी पे आ जाते हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो आप जान गए कि कंपाउंड बनते हैं जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करता है डेफिनेट रेशियो में। ओके, अब एक बात मेरा सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो आग पकड़ लेता है। पहले हाइड्रोजन बैलून्स हुआ करते थे,
ओके, बट हाइड्रोजन जो पैरासूट्स में भरना बंद किया गया, सॉरी, हाइड्रोजन बैलून्स का यूज बंद किया गया क्योंकि हाइड्रोजन एक अच्छा गैस है जिसमें आग लग जाता है, इनफ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ता है। ऑक्सीजन, अच्छा मुझे बताओ तो ऑक्सीजन क्या सपोर्ट करता है आग लगाने को? यस सर। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, मतलब यदि कहीं आग लग रही है तो ऑक्सीजन के बिना आग तो नहीं लगी होगी, ये सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, वाटर, वाटर कैसे बनता है? आप तो ये जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है? वाटर। वाटर बनाता है। ओके, वाटर, तो वाटर तो एक कंपाउंड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है थोड़ा देर पहले, देखो वाटर एक कंपाउंड है ना। ओके, तो वाटर जो बन रहा है, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रही है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाया। अच्छा मुझे बताओ तो वाटर क्या आग लगाने में काम आता है कि आग बुझाने में काम आता है? सर आग बुझाने में। तो मुझे एक बात बताना, जो कंपाउंड तैयार होता है एलिमेंट के मिलने से, क्या उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी कुछ भी मिलता है उस पुराने वाले एलिमेंट से? नो सर। नो सर। नो सर। ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ, ओके मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ तो थोड़ा कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड is entirely different from constituent elements. देखो बच्चों को मत बोलने का मतलब क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब होता है जिससे मिलके एक कंपाउंड तैयार हुआ, मतलब वाटर जो बनी है वो किससे मिलके बनी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है। तो जिन एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड तैयार होता है, उन एलिमेंट से प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग रहेगी कंपाउंड, ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड्स के जो गुण होते हैं वो एंटायरली अलग होगी फ्रॉम उन एलिमेंट से जिससे मिलके वो बना है। ओके, अच्छा मुझे बताओ तो, मैंने आपको पानी दे दिया, तो आप पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हाथ से पकड़ के अलग कर सकते हो क्या? नो सर। नो सर। तो मतलब सेपरेशन पॉसिबल नहीं है कोई फिजिकल मीन से, कोई फिजिकल मीन से आप सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ केमिकली ब्रेक करने का तरीका होता है, बट फिजिकली नहीं ब्रेक कर सकते, मतलब हाथ से पकड़ के अलग नहीं कर सकते। ओके, मैं बोल सकता हूं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिससे बना हुआ है एक कंपाउंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट cannot be separated by physical means. मतलब फिजिकल तरीके से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं सेपरेट कर सकते, कोई भी कंपाउंड ले लो, मतलब मानो कैल्शियम कार्बोनेट लिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होती है जो घरों में लगी रहती है, अब उसमें से क्या पकड़ के कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन अलग कर दोगे क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, एकदम पॉसिबल नहीं है। ओके सर, हाँ बोलो बेटा। सर जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तब भी जो वाटर गैस में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है क्या? ना ना ना, वाटर के वेपर्स रहते हैं, आपने पढ़ा नहीं चैप्टर 1 में? फिजिकल स्टेट चेंज होता है ना वाटर का, वाटर लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है, पढ़ा है ना। तो वाटर ही के वेपर्स रहते हैं। ओके चलिए, तो ये तो गुण कुछ हो गया। अब
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी के कुछ चेंजेस होती है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड, मतलब एनर्जी की चेंज आप देखोगे, मतलब जब भी एक कंपाउंड बनता है ना, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट इवॉल्व होगा, ऐसा होता है। तो दिक्कत बच्चों नहीं ना? तो ये तो कंपाउंड के कुछ गुण हुए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स कंबाइन करती है एक फिक्स्ड रेशियो में, तब जाके कंपाउंड बनता है। ओके, अंडरस्टूड। अब चलिए आपको मैं कुछ चीज, एक आगे में मैंने इमेज छोड़ा था, वो इमेज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिएगा, एलिमेंट्स यहाँ पे सिर्फ एक ही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स बने रहते हैं सिर्फ एक प्रकार के एटम से, है ना? कोई दिक्कत? तो वही दिखाया हुआ एक प्रकार का एटम। कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूल्स तो अलग एलिमेंट मिलके बनते हैं। तो कंपाउंड्स क्या बनी रहती है? एक एक मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टूड? एक एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टूड? समझ गए? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? नो सर। चलो, एलिमेंट्स और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस देख लेते। कौन बच्चा मुझे बताएगा एलिमेंट्स और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस? नंबर 1 सर, एलिमेंट मोर देन वन, सर एलिमेंट में एक ही कंपाउंड एटम होता है। एटम रहते हैं और एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ only one kind of atom. सिर्फ एक प्रकार के एटम से बनता है एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है? क्या? Made up of only one type of molecule. ऐसे नहीं, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन one, या मेड अप ऑफ मोर देन वन वन टाइप ऑफ एटम, है ना? या ऐसे भी बोलो, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ क्या? 2 और more than 2 types of atoms combined in fixed ratio by mass के मुताबिक, ठीक है ना? कंपाउंड कैसे बनती है? 2 या 2 से अधिक टाइप ऑफ एटम कंबाइन करती है फिक्स्ड रेशियो मास के मुताबिक, है ना? जैसे देखो, वाटर, 2 अलग प्रकार के एटम कंबाइन किए हुए हैं, है ना? और एक फिक्स्ड मास में कंबाइन करते हैं। एलिमेंट्स आर क्या? कितना? लिमिटेड। कितने एलिमेंट्स अभी तक हम लोग को मालूम है? 118. 18। पर कंपाउंड की क्या कोई लिमिट है क्या? कंपाउंड तो बहुत ज्यादा है ना? कंपाउंड्स आर न्यूमरस इन नंबर, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं दुनिया में, है कि नहीं? और कुछ बताओ डिफरेंस? हाँ, देखो मुझे एक बात बताओ, जो एलिमेंट्स रहता है, मैं कैल्शियम का एक एटम लूं या कैल्शियम का एक बड़ा सा टुकड़ा लूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस एटम का प्रॉपर्टी इस बड़ा वाला टुकड़ा के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे भी कैल्शियम, मानो कैल्शियम का पत्थर है तो कैल्शियम के एटम यहाँ भी होंगे, यहाँ पे भी कैल्शियम ही के एटम। ओके, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट is same as
इट्स एटम्स, मतलब जिन एटम्स से मिलके बना है वही प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का होता है। बट कंपाउंड्स का क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स are entirely different from its constituent particles। सीपी लिखता हूं मैं शॉर्ट में, constituent particle। constituent particle मतलब कि जिन एटम से मिलके बना हुआ है ना। जैसे कि वाटर है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी होगा वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से क्या मिलता जुलता होगा? बिल्कुल नहीं मिलता जुलता होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जो होती है एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिन पार्टिकल से वो मिलके बनता है उससे एंटायरली अलग रहती है। ठीक है, और क्या बता सकते हो? क्या कोई और कुछ? एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simpler parts। एलिमेंट्स को और सिंपलर पार्ट में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यदि देखो इतना छोटा टुकड़ा किया तब भी तो हमको कैल्शियम का एटम मिलेगा, यदि कैल्शियम का पत्थर है। यदि मैं और छोटा टुकड़ा कर दूं यहाँ पे तो कैल्शियम का मिलेगा। कहीं भी टुकड़ा करो, कहीं भी सिंपलर फॉर्म ले जाओ, आपको मिलेगा तो कैल्शियम की एटम मिलेगी, और तो कुछ नहीं मिलेगी ना। बट कंपाउंड को हम लोग सिंपलर ब्रेक कर सकते हैं केमिकल मेथड से। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को तोड़ा जा सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखिएगा। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन into simpler parts by chemical methods। मतलब केमिकल मेथड्स लगा के ब्रेक करना पॉसिबल होती है। ठीक है, समझ गए? तो ये कुछ डिफरेंस है आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में जो आपको दिमाग में रखना है। चलिए आते हैं मिक्सचर पेपर। मिक्सचर में आने से पहले कुछ छोटे मोटे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है ना, एडजसेंट रीजन आप लोगों ने सुना होगा। एडजसेंट रीजन सुने हो क्या? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यस सर। Yes, sir. चलिए बताना मुझे ये राइट है कि रॉन्ग है एडजसेंट रीजन। Sir, both A and R are true. So both A and R are true. और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Sir, R is the correct explanation of the assertion. यस, देखो Yes. कॉपर मेटल है। कॉपर एक मेटल है, सब जानता है। तो कॉपर मेटल है तो वो प्योर सब्सटेंस ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर एक प्योर सब्सटेंस है। तो कॉपर मेटल जो रहेगी, ठीक है ना, वो बनी होती है सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से। हाँ, कॉपर का मैंने एक बड़ा सा तार लिया, वो एक ही प्रकार के एटम से बनी हुई है। तो ए एंड आर दोनों ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का मतलब वही होता है जो सिर्फ एक प्रकार के चीज से बना हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका आंसर बताना। अच्छा, ये वाला नहीं बता पाओगे, इसका आंसर One kind of particles. One kind of One kind of particle. okay. Air is considered a Pure substances. प्योर सब्सटेंस। substance. अभी रहने दो, इसका डिस्कशन बाद में होगा। ठीक है ना, ये थोड़े से डिफरेंट चीजें आ गए हैं। चलो अभी क्वेश्चंस उतना पढ़ाई नहीं हुआ तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस बहुत कम है। चलो चीजों को थोड़ा और पढ़ते हैं, डिटेल्स में चलते हैं, तब और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मिक्सचर, देखो हम लोगों ने पढ़ा ना कि मैटर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हो गई प्योर सब्सटेंस, दूसरा हो गया मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही प्रकार की चीज से बनता है, जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट सिर्फ एक टाइप ऑफ डैश से बने रहते हैं,
एक टाइप ऑफ क्या से बने रहते हैं एलिमेंट? सर एटम से। एटम। एक टाइप ऑफ क्या से बने रहते हैं? मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। अब चलिए हम मिक्सचर पे आते हैं। मिक्सचर क्या होता है? आपने क्या किया है, प्योर सब्सटेंस लिया, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस लिया और उसको बस मिला दिया, कोई प्रोपोर्शन में नहीं, मतलब जितना जैसे चनाचूर होता है ना, वही एग्जांपल लो ना। चनाचूर में कोई फिक्स रहता है कि बादाम कितना होगा, गठिया कितना होगा, किशमिश कितना होगा, कोई फिक्स नहीं रहता, कितना भी अमाउंट में मिला दो वो तो आपके ऊपर है। तो वो चनाचूर भी एक टाइप की मिक्सचर ही है, बट मिक्सचर और ब्रॉड सेंस में बहुत कुछ होती है। मतलब दो या दो से अधिक प्योर चीज मिले हुए रहते हैं इकट्ठे, बट कोई प्रोपोर्शन में नहीं, कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है। ओके, बट ये भी ध्यान देना है कि मिक्सचर में कोई भी जो प्योर सब्सटेंस रहती है वो केमिकली कंबाइंड नहीं रहती है, वो जस्ट प्रेजेंट, ओके, जिसको आराम से अलग किया जा सकता है। जैसे कंपाउंड में क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप पकड़ के अलग नहीं कर सकते, बट मिक्सचर में आप चीजों को आराम से अलग कर सकते हो, ठीक है ना। मिक्सचर में आराम से चीजों को अलग किया जा सकता है। जैसे चनाचूरी आप लिया तो उससे बादाम और गठिया या जो किशमिश है उसको आप आराम से छांट के अलग कर सकते हो। ओके, तो मिक्सचर के जो एग्जांपल्स यदि हम लोग देखेंगे तो सी वाटर समझते हो ना, समुद्र के पानी में क्या मिलाया हुआ है? नमक मिलाया हुआ है, सॉल्ट मिलाया हुआ है। और सॉल्ट सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती है, सॉल्ट बहुत प्रकार की होती है, उसमें NaCl होती है, KCl होती है, MgCl2 होती है, और कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। ओके, गॉट इट। मिनरल्स होती है, मतलब पत्थर जिसमें कोई प्योर मेटल रहता है और उसमें साथ बहुत सारा गंदगी मिला हुआ रहता है साथ में। ओके, मिनरल्स पढ़ोगे आप लोग सीनियर क्लास में आने के बाद, थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। जैसे कॉपर प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं मिलता है, कॉपर किसी के साथ कंबाइंड रहेगी, जैसे कि Cu2s फॉर्म में मिलेगी कॉपर आपको, या Cu2O फॉर्म में मिलेगी कॉपर आपको। अंडरस्टूड, गॉट इट। तो मिनरल्स में भी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं रहती है। सॉयल, मिट्टी, और मिट्टी में बहुत सारे चीज रहते हैं, कोई कंपोजिशन उसमें थोड़ी फिक्स रहता है। एयर भी एक मिक्सचर है बेटा, ये दिमाग में रखिएगा, एयर एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके, एयर एक मिक्सचर है। ओके, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस रहते हैं एयर में। क्या क्या गैसेस है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अच्छा मुझे बताओ, क्या एयर में क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर के फॉर्म में? नहीं ना, अलग अलग चीज जो है वो आपस में कंबाइंड नहीं है। तो एयर को आप प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही प्रकार की चीज से थोड़ी बनी हुई है एयर तो बहुत सारी चीजें ना। तो एयर एक मिक्सचर, ये दिमाग में रखिएगा। ये कुछ एग्जांपल है, सी वाटर, सॉयल, एयर। ये मिनरल्स हटा दो अभी, आपके थोड़ा दिमाग से ऊपर की चीज है, पढ़ेंगे बाद में हम लोग इसके बारे में। मिक्सचर देखो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान से सुनना कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ओके, तो उसमें मैंने क्या किया है, चीनी पानी बनाया, चीनी और पानी मिला दिया। अब मुझे एक बात बताइए, चीनी पानी मैं यहाँ से पीऊंगा या यहाँ से पीऊंगा या यहाँ से पीऊंगा या यहाँ से पीऊंगा, मुझे क्या अलग अलग मिठास लगेगा कि सेम मिठास लगेगा? सर सेम मिठास लगेगा। सेम मिठास लगेगा। सेम मिठास मतलब क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे में यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। बोलने का मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है थ्रू आउट। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में एक चीज जान लो आप, जो होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं
वो विजिबल नहीं रहेंगे नेकेड आईज से। जब आप चीनी पानी पीते हो तो उसमें क्या आपको चीनी दिखाई देता है क्या? नहीं, नो बिल्कुल नहीं। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स रहते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ओके, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, ये दिमाग में रखना। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब चीनी पानी है, क्या आप उसको फिल्टर करके चीनी अलग कर दोगे क्या? नो सर। नो सर। मिक्सचर इज स्टेबल। होमोजेनियस मिक्सचर, ये वाला होमोजेनियस मिक्सचर स्टेबल होती है। मान लो चीनी पानी मैंने घोल के रखा है, मतलब 1 गिलास पानी लिया, उसमें आधा चम्मच चीनी मिला दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा बाद आओगे तो क्या वो आधा चम्मच चीनी नीचे बैठ जाएगा क्या? नो सर। नो सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि स्टेबिलिटी के टर्म में मैं इसको थोड़ा सा यही कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मिक्सर स्टेबल होती है, होमोजेनियस वाली, नेकेड आइज से विजिबल नहीं रहती है, कैनॉट, फिल्ट्रेशन से कैनॉट अलग किया जा सकता है। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इसको फिलहाल आप रहने दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट का डिस्कशन मैं तब करूंगा जब मैं टिंडल इफेक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट अभी आप नहीं समझ पाओगे। एक टिंडल इफेक्ट एक चीज है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, तब समझते हैं। बाकी जो 1 2 3 पॉइंट्स आप अभी दिमाग में रखो। गॉट इट? ये 3 पॉइंट आपको मिक्सर से रिलेटेड दिमाग में रखने। एग्जाम्पल होमोजेनियस मिक्सचर का पूछेगा तो चीनी पानी, नमक पानी, ये होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, क्लियर? चलिए देखो, अब ये वाला जैसे कॉफी है, कॉफी एक होमोजेनियस मिक्सचर। आप मानो कॉफी आप शुरू में पी रहे हो तो आपको मीठा लगेगा, और मतलब नीचे वाला कॉफी पियोगे तो आपको क्या तीता लगेगा? नहीं, नो सेम। नो सर। ठीक उसी प्रकार वाइन, वाइन एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो इसका तो एग्जांपल मुझे देना नहीं चाहिए आप लोग बच्चों के सामने, बट हाँ, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है। वाइन की प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है चारों ओर। ओके, एयर, एयर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। ब्रास, कॉपर और जिंक को मिला के बनती है। कॉपर और जिंक को मोल्टन, मतलब कॉपर को पिघला देते हैं, जिंक को पिघला देते हैं, मिला देते हैं, तो ब्रास हमें मिलता है। तो ब्रास भी यूनिफॉर्म होती है प्रॉपर्टी। स्टील, स्टील भी एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी वाला चीज है, जो निकल, आयरन और क्रोमियम को मिला के बनती है। निकल, आयरन और क्रोमियम को मिलाने से बनती है, जिसको एलॉयज बोलते हैं हम लोग। एलॉयज, एलॉयज क्या होता है? 2 या 2 से अधिक मेटल या नॉन मेटल को मिला दिया जाता है, जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी अच्छी आती है। ओके, नेचुरल गैस होमोजेनियस मिक्सचर है, विनेगर होमोजेनियस मिक्सचर है, ब्लड इज आल्सो अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये दिमाग में रखिएगा। आ जाओ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, अब मैं क्या किया हूं, इसमें पानी और मिट्टी मिला दिया हूं, पानी और मिट्टी मिला दिया। तो मुझे एक बात बताओ, जब पानी मिट्टी मिलाओगे तो हो सकता है कि नीचे में ज्यादा मिट्टी चल जाए, ऊपर में मिट्टी के छोटे छोटे कण ऊपर में रहेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर, हो यस सकता है। सर। या ऐसा समझो, आपने तेल पानी मिला दिया, तो आप देखोगे कि पानी नीचे में रहता है और तेल क्या है? सर ऊपर रहता है। इसलिए ऊपर मिक्सचर रहता जो है। है तेल पानी का या मिट्टी पानी का, क्या यूनिफॉर्म है? नहीं, नो सर। नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। और ये जो पार्टिकल्स है, क्या नेकेड आई से दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है ना, मिट्टी पानी में मिला है तो मिट्टी का पार्टिकल नहीं दिखेगा, दिखता है। क्या फिल्टर करके अलग किया जा सकता है? किया जा सकता है। यस यस। एक कपड़ा ले लो और उस मिट्टी वाला पानी को छानो, पानी नीचे चल जाएगा, मिट्टी उधर जाएगा, फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अनस्टेबल होते,
समझे? जैसे कि आपने मिट्टी पानी लिया, अब उसको बहुत देर छोड़ दोगे तो क्या मिट्टी पूरा बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? यस सर। Yes, sir. बट चीनी पानी या नमक पानी अनस्टेबल होता है, नहीं, उसमें तो पूरी तरह चीनी मिला ही हुआ रहेगा। ओके बेटा, किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद कर लो थोड़ा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया सॉल्ट और सैंड, मतलब मिट्टी में आप नमक मिला दो तो क्या ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं रहेगा। सल्फर और आयरन का टुकड़ा को मिला दो, ऑयल और तेल को मिला दो, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ये देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल चॉकलेट चिप्स। तो चॉकलेट चिप्स वाला बिस्किट रहता है तो कहीं ज्यादा बिस्किट रहेगा, कहीं पे चॉकलेट रहेगा, तो मिक्सचर ही हुआ ना, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी तो नहीं रहेगा। पिज्जा खाते हो, पिज्जा खाओगे तो पिज्जा में कहीं आप देखोगे कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा तीखा लग रहा है, कहीं खाने में कम तीखा लग रहा है, कहीं पे ज्यादा बटर है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, चीज ज्यादा है, कहीं पे कम चीज। चीज है ना, कहीं पे कम चीज है। तो पिज्जा में क्या यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रहती है? चारों ओर नहीं, यूनिफॉर्म नहीं रहती। सोडा विथ आइस, मतलब सोडा में आपने बर्फ मिलाया हुआ, तो ऊपर में पियोगे तो हो सकता है कि बर्फ का टुकड़ा आपके मुंह में जाए, पर नीचे वाला में बर्फ का टुकड़ा ना जाएगा, हो सकता है बर्फ तब तक गल के खत्म हो जाए। सलाद खाते हो तो कहीं ज्यादा हो सकता है, कभी टमाटर खा लोगे तो कभी ज्यादा मिर्ची चल गया मुंह में तो कभी कुछ चल गई। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, वो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बनते हैं, आप सभी को मालूम है। मिक्सचर जो रहती है दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। ओके, प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर दोगे आप वाटर से, बट मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। यस, जैसे मान लो कि आप मिट्टी पानी मिला हुआ है, फिल्टर किए, मिट्टी अलग पानी अलग, फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। ओके, प्योर सब्सटेंस की अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है। बोलने का मतलब क्या है, जैसे आप मानो वाटर लोगे तो वाटर का एक अनोखा गुण है। ओके, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसका अपना एक अनोखा गुण है, बट मिक्सचर का कोई अनोखा गुण नहीं होता है। मिक्सचर का कोई अनोखा गुण नहीं होता है। आप देखोगे मिक्सचर मतलब चनाचूरे खाओ ना, तो मिक्सचर खाओगे, चनाचूर खाओगे तो बादाम का भी स्वाद आएगा, गेठिया का भी स्वाद आएगा, और जो इत्यादि रहती है सबका स्वाद आएगा। ओके, तो मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी रहती है वो कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं आती। जैसे पानी का अपना एक अनोखा गुण है, ऑक्सीजन का एक अपना अनोखा गुण है, बट मिक्सचर का कोई अनोखा प्रॉपर्टी नहीं होता है। वो सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं जो जो चीज उसमें प्रेजेंट है। बादाम का भी स्वाद, गठिया का भी स्वाद, किशमिश का भी स्वाद, हर चीज का स्वाद मिक्सचर में रहेगा। समझ गए? ये तो कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन का जवाब तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना। चलो, क्या होगा बेटा इसका? Sir, both A and R are true. करेक्ट। क्या एक्सप्लेनेशन सही है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Particles of homogeneous mixture are not visible to naked eyes. बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं मालूम है? एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, उनको मिला देते हैं। सॉल्यूट मतलब नमक, मान लो नमक और पानी में मिलाया जिसको सॉल्वेंट बोले, उनको मिला दिया तो सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है। ओके, हाँ, और होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल विजिबल नहीं होते नेकेड आई से। देखो बेटा, इसको आप बोलोगे कि ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका यार। देखो मैं बता रहा हूँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये बोला है कि
particles of homogeneous mixture are not visible to naked eyes. मतलब naked eye से visible नहीं होता है। क्यों नहीं visible होता है? वो adjacent था। इसका रीजन हो सकता है कि इसलिए visible नहीं होता है क्योंकि they are very small। इसका रीजन शायद सही नहीं, शायद क्या सचमुच सही नहीं। स्टेटमेंट दोनों सही है। हाँ, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है। होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बट इस एडजस्टेंस का करंट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये वाला। प्योर सब्सटेंस एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बनते हैं। एयर क्या है? homogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सचर होती है। अब ये मत बोलना कि सर कहीं पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो कोई चीज ज्यादा होगा, सर दैट इज नॉट द मेथड। पॉल्यूशन भी ज्यादा है तो वो भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर? कौन कौन आपको होमोजेनियस मिक्सचर लग रहे हैं? Oil in water and sand in water. होमोजेनियस Sand. Salt in sand. ऑयल इन वाटर होमोजेनियस कैसे हो जाएगा? Sir, salt in Sir, sand. chalk in water. Sir, chalk in water. सॉल्ट इन सैंड एक हेट्रोजीनियस। Sir, chalk in water. कोई आंसर सही नहीं, कोई आंसर सही नहीं है। ओके, ये तो सॉल्ट इन सैंड आपको एग्जांपल भी मैंने दिया था, देखो दिया था ना। सॉल्ट और सैंड हेट्रोजीनियस होता है। ओके, सॉल्ट इन सैंड हेट्रोजीनियस होगा। Sir, chalk in water. ऑयल इन वाटर हेट्रोजीनियस होगा, सैंड इन वाटर हेट्रोजीनियस होगा। चॉक इन वाटर, चॉक यदि छोटे छोटे, नहीं ये भी नहीं होगा यार, गलत है, ऑप्शन ही सही नहीं। चॉक के आप कितने भी टुकड़े बना दो छोटे छोटे, यदि चॉक तो सॉल्युबल नहीं होता कैल्शियम ना, और उसके पार्टिकल्स बड़ी होते तो बैठ जाएंगे। कोई भी आंसर सही नहीं है इसमें। ओके, अब देखो ये एक सिंपल सा चीज है, बट इसकी डिस्कशन आज डिटेल्स में मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, बट सिंपल देख लो एक बार। ये सल्फर है, देखो सल्फर कुछ ऐसा होता है, देखने में पीला कलर का होता है, और ये कुछ लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक है। अब मानो सल्फर और आयरन को मैंने मिला दिया आपस में, ठीक है, ध्यान से बताना मुझे, मिला दिया आपस में। मुझे एक बात बताओ, जस्ट मैंने मिलाया, कोई हीटिंग वीटिंग नहीं किया, तो मुझे एक बात बताओ, ये मुझे एक कंपाउंड देगा कि ये मुझे एक मिक्सचर देगा? Mixture. Sir, mixture. मिक्सचर देगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, मैंने जब कंपाउंड के आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको जब कंपाउंड्स के गुण बताए थे, तो मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के दौरान एनर्जी का बदलाव होता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो एनर्जी निकलती है। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ओके, यहाँ पे मिला दे, तो मिलाने में कौन एनर्जी का चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। बट अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देखो। मुझे एक बात बताओ, ये सल्फर और लोहा को मैंने मिला दिया, लोहा के छोटे छोटे टुकड़े, मैं एक मैग्नेट लाऊंगा, क्या मैं इसको मैग्नेट को इजीली अलग कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? मैग्नेट लगाऊंगा तो जितना लोहा का टुकड़ा होगा सब निकल जाएगा, है ना, सब अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? तो मुझे एक बात बताना, मिक्सचर का जो सारा कंपोनेंट है, क्या उसको फिजिकल मेथड से अलग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? Yes, Yes, sir. sir. जा रहा है। कर ले रहे हैं ना, कर ले रहे हैं, आराम से कर ले रहे हैं। ओके, बाकी चलो ये सारी चीज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज के लिए रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि ये डिटेल्स में थोड़ा रिएक्शंस बताना पड़ेगा चीजों के। पर मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जितना मैंने बताया, देखो सिंपल सा एक दिमाग में रख लो, जो मैं चार्ट बताया हूँ उसी तरह याद रखना। प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है ना, तो प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के हो जाते हैं? दो, कौन कौन से? Sir, तो Sir, element elements and Mixture and compounds. compound. एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना। और मैटर का एक और क्लासिफिकेशन बात करें तो प्योर सब्सटेंस और Mixture. mixture. एलिमेंट कितने टाइप के? Metals, non-metals, Metals, metalloids. non-metal, Metalloids. and metalloid. ओके,
कंपाउंड्स, फिलहाल कंपाउंड्स के टाइप आपको नहीं पढ़ने हैं। कंपाउंड्स भी होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें नहीं जाना आपको, भी रहने दो। मिक्सचर भी दो टाइप के, होमोजीनियस और Heterogeneous. heterogeneous. ठीक है। तो ये चार्ट दिमाग में रखना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी चार्ट को ही बिलोंग करता है, इसी चार्ट में पूरा चैप्टर आना है। चलिए, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर आज के लिए थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir.